संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल का प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है। हमारे साथ हैं पुलकित बंसल। पुलकित, आपका हमारे TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं पहले प्रयास में यूपीएससी को क्रैक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलकित, हम आपकी यूपीएससी जर्नी जाने उसके पहले हम बात करेंगे आपकी स्कूल और कॉलेज लाइफ के बारे में। वो कैसा रहा, आपने किस स्ट्रीम में पढ़ाई की, आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, उसके बारे में बताइए। तो मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो मुख्यतः दिल्ली में ही हुई है। तो कक्षा 1वीं से कक्षा 12वीं तक मैंने DLDV मॉडल स्कूल शालीमार बाग से पढ़ाई की। ओके। जहाँ तक मेरे विषयों की बात है, कक्षा 10वीं में हमें बताया जाता है कि आपको कौन सी विषय चूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। तो उस वक्त बड़ी अनोखे ढंग से मैंने अपने विषयों का सिलेक्शन किया था, क्योंकि मुझे सभी विषयों में रुचि थी। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम घर के पहले डॉक्टर बनो। तो हमने फिर PCMB बायोलॉजी विद मैथ्स, ये मैंने सब्जेक्ट्स लिए थे 11th-12th में। और उसके बाद मैंने एम्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिसके कारण मुझे MBBS में दाखिला मिला था एम्स दिल्ली में। फिर मेरे कॉलेज लाइफ की बात की जाए तो एम्स दिल्ली की लाइफ काफ़ी जो डॉक्टर्स या नीट एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए एक, जिसे कहते हैं ना कि ड्रीम, तो वो लाइफ थी, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लेकिन शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। तो जो डॉक्टर्स कन्वेंशनली पाथ चुनते हैं कि MBBS के बाद PG का, मैंने उससे हटके सिविल सर्विसेज में अपना थोड़ा सा ट्राई किया। तो डॉक्टर से सिविल सर्वेंट, ये कैसे दिमाग में आया आपके, और इस बदलाव के पीछे की वजह क्या थी? देखिए, जब मैंने MBBS में दाखिला लिया तो शुरू में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था ऐसा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। लेकिन MBBS में हमारे को गांव में भी लेके जाते हैं ताकि हम गांव की समस्या समझें, वहाँ पे हेल्थ केयर का क्या अभाव है, या वहाँ पे पोस्टिंग्स होती हैं। हाँ, रूरल पोस्टिंग्स में वहाँ पे लेके जाते हैं। तो वहाँ का जो अनुभव था, वहाँ के जो एक्सपीरियंस थे, उसने शायद मजबूर किया सोचने के लिए कि क्या हम अपने इस मेडिकल नॉलेज को कहीं और अच्छे प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करके क्या कुछ अपने हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्या। तो ऐसे ही कुछ 3rd ईयर में और फाइनल ईयर में इंटर्नशिप में हमें बल्लभगढ़, हरियाणा में एक है डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे लेके जाया जाता है। तो वहाँ पे जाके कुछ ऐसे अनुभव हुए जिसके कारण ये मन में आया विचार कि सिविल सर्विस की जाए और यहाँ से बड़े परिवर्तन लाए जाए। तो अब आपका सिलेक्शन भी हो गया है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करना ये बहुत ही बड़ी बात है, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं उन्हें पता है कि कितना मुश्किल होता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि पहले प्रयास में आपका प्रीलिम्स भी निकल गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया, तो आपका अपना अप्रोच क्या था इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, वो स्ट्रैटेजी आप शेयर करिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस प्रिपरेशन के दौरान खुद सेल्फ स्टडी की है, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। और जहाँ तक बात है तैयारी करने की, तो यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत कुछ साधन अवेलेबल हैं। तो इससे मैं खासकर उन एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूँ जिनके पास किसी अभाव के कारण या फाइनेंशियल दिक्कतों के कारण या किसी भी वजह से अगर वो कहीं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। अपनी बात करूं मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में, तो मैंने क्या किया कि आजकल इंटरनेट के ज़माने में काफ़ी सारे टॉपर्स आते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं यूट्यूब पे। तो मैंने 10-20 लोगों की स्ट्रैटेजी सुन ली है। फिर मुझे समझ में आया कि इनमें से मेरे लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त प्लान क्या बनेगा। तो मैंने अपने हिसाब से उसको अपने लिए खुद एक स्ट्रैटेजी बनाई। तो उसको फॉलो करते करते, और मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन साथ साथ में थोड़ा लक और डेस्टिनी का भी रोल रहता है। तो मेरे फेवर में रही मेरे ख्याल से मेरा लक और डेस्टिनी, जिसके कारण मैं प्रथम प्रयास में ही कर पाया। अब एग्ज़ाम के अगर हम स्टेज वाइज स्ट्रेटेजी की बात करें, तो मेरा ये था कि मुझे सबसे मिनिमम रिसोर्सेज रखने हैं, कम से कम किताबें पढ़नी है और उनको इतने अच्छे से पढ़ना है कि वो मुझे आए, याद हो जाए। मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन, ये मूल मंत्र था। तो देखिए, जो मुझे सीखने को मिला टॉपर्स के अनुभव से, जिस बात में मैं सभी जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको बताना चाहता हूँ, एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि PYQs पे फोकस कीजिए।
चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो। तो जो PYQs को आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी क्या पूछना चाहता है, कैसे पूछता है, आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो PYQs पे मैंने ध्यान दिया, और कुछ हम ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में जो कुछ भी आप तैयारी करते हैं वो आप एकदम उसी 1-2 साल के दौरान सीखते हैं। जो आपकी स्कूली शिक्षा में आपने कुछ सीखा होगा या आपने कॉलेज में कुछ सीखा होगा, तो जो स्किल्स आ जाती हैं, जैसे आंसर राइटिंग की स्किल्स हो गई या आपकी वोकैबुलरी हो गई कि आप शब्दों को कैसे पिरो के एक अच्छा ऐसे लिखते हैं या कैसे आंसर लिखते हैं। तो मुझे लगता है शायद उसका भी एक रोल रहता है कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो उसकी वजह से भी कुछ आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज मिलते हैं। तो ये एजुकेशनल बैकग्राउंड प्लस एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और कुछ लक, आई थिंक ये सब का मिश्रण मिला के ही शायद मेरा फर्स्ट टाइम में यूपीएससी हो गया। जैसे करंट अफेयर के लिए भी आपने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फॉलो किए थे, पीवाईक्यू भी देखे थे? देखिए उसकी स्ट्रेटजी क्या थी? क्योंकि आपको 1-2 साल के पीछे आप बहुत सारा करंट पढ़ना, हर दिन कुछ ना कुछ नया नया होता ही रहता है, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या थी? तो करंट अफेयर्स के लिए मैं हर रोज अखबार पढ़ता था। अखबार, ओके। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, उसमें एक्सप्लेन सेक्शन आता है जिसमें सब कुछ वेरी डिटेल मैनर में आपको समझाया जाता है। वो एक्सप्लेन मतलब इंडियन एक्सप्रेस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़पेपर, तो मैं उसको फॉलो करता था, तो हर रोज़ पढ़ता था। और एग्जाम से पहले कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने करंट अफेयर मैगजीन्स भी निकालते हैं। तो आप कोई भी एक कोचिंग मैगजीन ले लीजिए, आजकल सबका कंटेंट सेम ही रहता है, और उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। और जहाँ तक बात है करंट अफेयर्स की, आजकल प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स इतने ज़्यादा नहीं पूछते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक। हाँ। तो आप स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए एज़ कम्पेयर टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल का पढ़ लीजिए। अगर 1 साल के बाहर किसी को आएगा क्वेश्चन तो शायद किसी को भी नहीं आता होगा। और हमारा एम प्रीलिम्स में हाईएस्ट स्कोर करना नहीं है, इट्स जस्ट टू क्वालिफाई द कट ऑफ। तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। हाँ, मेंस में करंट अफेयर्स से पूछने लग गए हैं, क्योंकि पिछली बार भी पूछा गया था 24 में। तो उसके लिए आप अखबार को हर रोज नित्य पढ़ते रहिए, और कोचिंग अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं विच कवर्स द करंट अफेयर्स फॉर द मेंस, तो आप उसको देख सकते हैं। हाँ, यानी एग्जाम टाइम पे हमें सिर्फ मैगजीन्स के भरोसे नहीं रहना, हमें थोड़ा हर दिन अखबार के जरिए पढ़ते रहना है। तो प्रीलिम्स और मेंस हो गया, तो इंटरव्यू का कोई सेक्शन आपको जो बहुत यादगार रहा हो? इंटरव्यू कैसा था आपका, कैसा हुआ था? देखिए, मेरा इंटरव्यू अप्रैल के पहले हफ्ते में था, मतलब एट द एंड, मतलब अप्रैल में इंटरव्यू खत्म होने थे, तो लास्ट लेग में था, लेकिन अप्रैल के फर्स्ट हफ्ते में था। तो वैसे तो लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू कि वो क्या पूछेंगे, हम उनको कैसे आंसर करेंगे, पर मेरे साथ उल्टा था। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि पहले ही अटेम्प्ट में, मतलब उम्मीद नहीं थी कि हम यूपीएससी के भवन के बाहर जाके खड़े होंगे, अंदर जाएंगे, इंटरव्यू देंगे। तो मुझे खुशी थी, तो इतना स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं लिया, और इतना ज़्यादा खुशी मनाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही मैं अंदर घुसा तो उसके 5-10 मिनट बाद ही मुझे बताया गया कि सबसे पहला इंटरव्यू मेरा ही है। अरे वाह! तो मैं तो अपनी फॉर्मेलिटीज़ फिल कर रहा था, इतने में मेरे पास खबर आती है कि आई हैव टू गो। तो सब छोड़ के फिर मैं इंटरव्यू देने गया। तो इंटरव्यू वाज एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो मैंने सीखा इंटरव्यू से ये कि आपकी फैक्चुअल नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं वो, ये नहीं आपको कितना आता है, आपको कितना नहीं, क्योंकि आप किसी इंसान को एवरीथिंग अंडर द सन तो नहीं आएगा, कुछ चीज़ें उसको याद आती होंगी या नहीं आती होंगी, बट वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। इट्स मोर अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट। तो अगर आप हम्बल हैं, आप ट्रुथफुल हैं, ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी से जवाब देते हैं, तो आई थिंक इंटरव्यू का स्टेज आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो कोई ऐसा इंसिडेंट, जैसे हम बहुत सारा सुनते रहते हैं कि मुर्गी आई या अंडा, ऐसा कुछ क्वेश्चंस थे या फिर नॉर्मल? आपका कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा इंटरव्यू में कैसा रहा? तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ मिसकंसेप्शन कि वो ऐसा पूछते हैं कि आप कितने कदम चल के आए, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी या ऐसा। तो ऐसा नहीं होता है, जस्ट लोगों के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं सोशल मीडिया पर। बट क्वेश्चंस आपकी इन जनरल ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे आपसे एक डैफ भरवाया जाता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसमें आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने कहाँ से पढ़ाई की, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका शहर कौन सा है, आप कौन से राज्य से हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर जो करंट अफेयर्स में चल रहा है तो उसके बारे में वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप कितने अवेयर हैं या किस चीज़ों को कैसे एनालाइज करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मुझसे मेडिकल फील्ड में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे डैफ से बाहर ही थे, बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो एक क्वेश्चन को, मतलब जैसे ही मैंने एक जवाब दिया तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि उसी को बेस बना के दे वर आस्किंग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो इंटरलिंकिंग करके ऐसे ऐसे करके मेरा इंटरव्यू रहा।
तो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे। एनर्जी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपको सिचुएशन दे देते हैं कि आप यहाँ पे हैं, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, या मेडिकल फील्ड में आजकल स्पूरियस ड्रग्स के बारे में हो रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी को आप कैसे ला सकते हैं। तो बहुत वाइड वैरायटी पे क्वेश्चंस थे, और जिसके आंसर्स मुझे आते थे तो मैंने उसका जवाब दिया, जिसके नहीं आते थे तो मैंने ऑनेस्टली बता दिया कि मुझे नहीं पता है। पोलाइटली एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको नहीं मालूम है, क्योंकि जो पैनल है इट इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, उनको समझ में आ जाएगा आप कि आप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इंटरव्यू के पहले क्वेश्चन में मुझे आंसर नहीं आता था। फिर नर्वसनेस को कैसे मैनेज किया? नर्वसनेस होती है, बट मेरे दिमाग में यही था कि आपको अगर नहीं आता तो आप हम्बली बोल दीजिए नहीं आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन शुड नॉट आपके बाकी के इंटरव्यू को खराब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और यही आपको शायद वो जानबूझ के कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको प्रेशर में डालेंगे, आपको वो प्रेशर लेना आना चाहिए। आई थिंक यही टेस्ट कर रहे हैं पर्सनैलिटी में। तो जैसे आपने मेडिकल में आपकी पोस्टिंग वगैरह भी होती थी, एम्स के बाद इंटर्नशिप्स वगैरह होती थी, तो आप कैसे मैनेज करते थे उतने हेक्टिक शेड्यूल में? आप यूपीएससी की तैयारी, वो उसका कुछ क्या मंत्रा था? तो ऐसा था कि कुछ रिजिड शेड्यूल नहीं था मेरा। ओके। तो फ्लेक्सिबल था, मतलब कुछ पोस्टिंग्स हैवी होती थी जिसमें कई बारी काफ़ी टाइम लग जाता था, तो उसके बाद जितना टाइम बचता था बेस्ड ऑन एनर्जी और आपकी मोटिवेशन, तो जितना भी समय दे पाते थे। कुछ लाइट पोस्टिंग्स होती थी जिसमें इतना ज़्यादा काम नहीं होता था, तो उसमें ज़्यादा टाइम निकाल लिया। वैसे संडे को छुट्टी होगी अगर, तो उसमें ज़्यादा खींच लिया, ज़्यादा देर समय दे दिया। तो इस तरह से फ्लेक्सिबली मैंने काम करा। और बाद में ये था कि जैसे मेरी इंटर्नशिप दिसंबर 23 में पूरी हो गई, और मुझे जून में एग्ज़ाम देना था, तो ये बीच के जो 6 महीने थे इसमें भी जो मेरी चीज़ें छूट गई उसको कवर करने का मेरे पास टाइम था। ओके। जैसे एक एग्ज़ाम के दौरान आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हो? देखिए, एग्ज़ाम में जब मैंने जाने का मन बनाया तो क्लैरिटी से बनाया था कि मुझे एग्ज़ाम क्यों करना है। तो वो जो क्लैरिटी थी वो एक इंटरनल मोटिवेशन की तरह काम करती थी। तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आती थी तो वो अंतरात्मा की आवाज़ आती थी कि ये नहीं करना है अभी। तो मेरे को लगता है कि वो एक अच्छा मेरा गाइड बना रहा ऑल थ्रू आउट द प्रिपरेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन से मतलब मैं कट ऑफ नहीं था बिल्कुल भी, मतलब सोशल मीडिया पे भी चलाता था, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लेकिन एक लिमिट थी, क्योंकि अगर ज़्यादा चलाता था तो अंदर से आवाज़ आती थी कि लिमिट कर लो, अब बहुत हो गया। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही। अब जैसे यूपीएससी को लेकर श्रद्धा वाला एक सेक्शन है, बहुत वायरल होता है, आपको क्या लगता है कि 12th फेल एग्जाम आपने देखा होगा वो, तो आपको क्या लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ में श्रद्धा जैसी लड़की होना ज़रूरी है, या वो वैसे भी अपनी मोटिवेशन से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है? देखिए, हर व्यक्ति अलग होता है, सबकी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस अलग होती हैं। तो हो सकता है कि किसी को एक सपोर्टिव पार्टनर की ज़रूरत हो एग्ज़ाम निकालने के लिए। कई ऐसे हैं जिनको एक सपोर्टिव फैमिली की ज़रूरत होती है। कई होते हैं कि वो खुद में ही सब कुछ होते हैं, वो खुद ही अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं। कई होते हैं कि वो मोटिवेशन की कमी है जिसकी वजह से नहीं निकाल पाते हैं। तो बहुत मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है ये। तो कई ऐसे भी होते हैं कि जिनकी पार्टनर की वजह से एग्जाम रह जाता है। हाँ, ये गौर करने वाली बात है, तो इस पे भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका पार्टनर कैसा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसका ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हैं, सब तैयारी करिए। अभी जैसे अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था, AI-171 प्लेन क्रैश हो गया था, तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपको DM बनाकर भेज दिया गया वहाँ का, तो आप कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि हमने वहाँ की फुटेज और वो सारा कुछ देखा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें थी। तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, क्या फ़ैसले लोगे? आपको ऐसा क्या लगता है, क्या कर सकते थे वहाँ पे बदलाव? देखिए, आई थिंक जो एविएशन सेक्टर है वो DM के लेवल से काफ़ी ऊपर है। वो सेंट्रल मिनिस्ट्री देखेगी। एज अ DM यही मेरी प्रायोरिटी रहती कि जितने से लोगों को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन किया जाए। जो लोग मतलब अगर मौके पर, लेकिन तो प्रशासन ही पहुंचता ना। नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। तो लोगों को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए, उनको अस्पताल भेजा जाए, अस्पताल को पहले से बताया जाए कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई है। मेडिकल कॉलेज के पास ही वो क्रैश कर गया था। एक्चुअली मेडिकल कॉलेज के भी काफ़ी लोगों को उसमें दुर्घटना में जान गंवानी पड़ी। तो
इसमें प्रायोरिटी रहती है कि हम जितने से ज़्यादा लोगों की जान बचा पाएँ उतना ये हमारा प्रायोरिटी रहता है एज अ डीएम। और लोगों को उनकी फैमिलीज को कनेक्ट करना, जिनकी मृत्यु हो गई उनका डीएनए मैचिंग करा के, उनकी आइडेंटिफिकेशन करा के उनको बॉडी फैमिली से कनेक्ट करना, तो ये सब प्रायोरिटीज रहती। तो वहाँ पे तो जैसे बॉडी सारी जल के खाक हो गई, तो फिर डीएनए सैंपल वो कैसे, बहुत मुश्किल, वो टर्मिनोलॉजी समझाइए, आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता होगा जी कि कैसे पहचान करते हैं वो कि वहाँ पे जाएंगे, मतलब या आपके परिवार का ही ये डीएनए सैंपल है, वो क्या टर्म है उसको बताइए ज़रा। देखिए जो फॉरेंसिक टीम होती है डॉक्टर्स की, तो आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसकी वजह से हम डीएनए मैच कर सकते हैं। तो डीएनए यूजुअली सॉफ्ट टिश्यू या हार्ड टिश्यू इन दोनों से लिया जा सकता है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू इतने अच्छे से डीएनए को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो उसकी जो सैंपल की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। तो कोशिश की जाती है कि जो हार्ड टिश्यू है वहाँ से डीएनए का सैंपल लिया जाए। तो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है जैसे शॉर्ट टैंडम रिपीट या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स। इसमें क्या रहता है कि जैसे हमारा डीएनए है वो कुछ कोड वर्ड से बना हुआ है, कुछ न्यूक्लियर बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, तो उसकी सीक्वेंसिंग की जाती है। और आप अपने रिश्तेदारों को बुला लीजिए और उनका भी एक सैंपल ले लीजिए, तो फिर मैच किया जाता है कि ये डीएनए इसमें कितना प्रतिशत मिलता जुलता है। तो बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज हम तो वहाँ पे जो भी बहुत सारी चीजें मिली होंगी उनसे मैच करके ये कह सकते हैं कि ये इन्हीं के रिश्तेदार हैं या नहीं। ओके ओके। जैसा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? सोशियोलॉजी। तो अभी आप देख रहे होगे कि बहुत सारा क्राइम बढ़ गया है, मतलब अभी हाल ही में आपने सोनम का केस देखा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत लोगों का, ज़्यादातर समाज में लोगों का नज़रिया बदल रहा है। लोग अब जैसे सोनम का केस हो गया तो लोग लड़कियों को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ऐसे केसेस समाज पे क्या इफ़ेक्ट डालते हैं और किन तरह के बदलाव पे समाज के एज अ पर्सन भी हमें काम करना चाहिए, एज अ प्रशासनिक लेवल पे भी क्या बदलाव की ज़रूरत है? देखिए जो सोनम वाला केस हुआ और वैसे आज बहुत वैसे जैसे केस हैं, तो एक बुरा मैसेज तो जाता ही है समाज पे। और जो शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, मैरिज, उस पर भी लोगों का विश्वास उठ रहा है कि शादी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं अभी एनएसओ की रिपोर्ट पढ़ रही थी तो बहुत सारा उसमें घटा हुआ पहले से, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। और आजकल मैरिज के भी या पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स के भी नए नए फॉर्म आ गए, तो वो कह रहे हैं एक वो भी कारण है। बट जो आप कह रहे हैं कि हमारे जो भारतीय समाज है उसमें तो बहुत ही गहरा प्रभाव है। तो मुझे लगता है जितनी भी मेरी जानकारी है कि हस्बैंड और वाइफ, जो फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ है, वो कुछ समय एक दूसरे को दें, एक दूसरे को जाने पहचाने। ये टटोले कि क्या वो कोई ज़बरदस्ती में या किसी के दबाव में आके शादी तो नहीं कर रहे हैं, या वह किसी और को चाहते हैं और उनके पेरेंट्स या फैमिली के प्रेशर में आके वो कर रहे हैं। एक दूसरे को जाने पहचाने, अगर समझें, अगर कॉम्पेटिबिलिटी बनती है तो शादी के आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अगर नहीं बनती है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो ये है। और आजकल की जनरेशन तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उनसे उम्मीद करना तो गलत है कि वो ऐसे कार्य करेगी, बट क्योंकि हो रहा है समाज में, तो हम सबको समाज के तौर पे सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है स्कूल में, उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये दिमाग में ख्याल कैसे आ रहा है। क्या ये मूवीज़, फिल्म देख के कुछ समझ में आ रहा है, या कोई सोशल मीडिया पे है, वहाँ पे बहुत सारा वहाँ से कंटेंट जो वो ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से है? तो क्या सरकार को कंटेंट पे कुछ ऐसे रेगुलेशंस लाने चाहिए कि नहीं? क्योंकि उसमें भी फिर दिक्कत ये आती है कि आपका फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी वर्सेस सरकार जो कर्टेलमेंट लेके आ रही है, तो वो भी दिक्कत है। तो ज़्यादातर फोकस पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को अपने लेवल पे करना चाहिए कि बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है क्या नहीं, उस पर थोड़ा सा हम अगर ध्यान करेंगे तो बेहतर रहेगा। जहाँ तक बात है प्रशासन की, तो प्रशासन को तो ऐसे कार्यों में सख्त स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ऐसा फ्यूचर में ना हो। तो केसेस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के साथ, एक प्रॉपर एविडेंस के साथ, ताकि वो कोर्ट में भी ट्रायल में जाए तो प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंचे और उनको सजा मिले। प्रॉब्लम कई सारा यही है कि कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाते बहुत सारे केसेस। प्रॉब्लम यही है, तो लोगों में वो डर नहीं बैठता, वो डेटरेंस नहीं आती है। तो इन सब पे हम कार्य कर सकते हैं। तो पुलकित, जैसे अगर आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाए और बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंच जाओ, हालांकि आप अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे हो, तो आपका जीवन का कोई एक ऐसा मंत्र जिसे आप एकदम स्टिक रखना चाहोगे या किसी भी सिचुएशन में आप छोड़ना नहीं चाहोगे, वो क्या है?
तो हमारे श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है स्थित प्रज्ञ और निष्काम कर्म। तो स्थित प्रज्ञ क्या मतलब है कि आप चाहे सक्सेस में हो या फेलियर में हो, आपका माइंड ना सक्सेस में हवा में उड़े और ना ही फेलियर में ज़मीन में चला जाए। तो एक स्थित भाव, एक काम कंपोज माइंड, इरिस्पेक्टिव आपके बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, वो रखना मैं पसंद करूँगा। और दूसरा निष्काम कर्म, कि उस अच्छे इंटेंशन से विद गुड कॉन्सिक्वेंसेस मैं अपना काम करूँ, बाद में उसके लिए मुझे रिवॉर्ड या कुछ प्रोत्साहन मिले या ना मिले वो सेकेंडरी या टर्शरी थिंग है, पर मेरे को अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से करनी है ताकि मैं कुछ समाज के लिए अच्छा कर पाऊँ। तो ये 2 प्रिंसिपल्स मैं अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहूँगा। यानी अपेक्षाओं का बहुत ज़्यादा भार लेके नहीं चलना है कि हमें ये सफलता मिल ही जाएगी या नहीं मिलेगी, मतलब प्रेशर दोनों तरफ का नहीं होना चाहिए, बस आपको अच्छे से उस काम को करते रहना है। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच पुलकित हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। TV9 भारतवर्ष पे मैं ऐसी ही जानकारी से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना ना भूलें।